Hello students and welcome to your favorite channel Physics by मोहिल अवस्थी। बच्चों अब से हम अपना रेगुलर लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा पहला टॉपिक है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, एनसीईआरटी क्लास 11 पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों हमने अपने आसपास बहुत सारे मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऑब्जेक्ट्स को मोशन करते हुए तो देखा ही है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन करते हुए देखते हैं तो हमारे मन में दो सवाल आते हैं। पहला कि वो ऑब्जेक्ट मोशन क्यों कर रहा है और दूसरा उस मोशन के इफेक्ट क्या क्या हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर एक स्लोप पर एक टॉय कार डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक ट्री एक साइड में बेंड हो रहा है, एक बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के कॉज को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उसमें डील कर रहे हैं तो हमारी डीलिंग काइनेटिक्स में हो रही है। तो जरा देखिए, ये टॉय कार ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। इस पर्सन ने इस बॉल पर एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया है। ये ट्री एक साइड में बेंड हो रहा है क्योंकि इस पर तेज हवाएं फोर्स अप्लाई कर रही हैं। तो आपने देखा यहाँ पर अगर हम कॉज ऑफ मोशन को डील कर रहे हैं तो हमारी डीलिंग काइनेटिक्स में हो रही है। अब जरा देखिए इस टॉय कार को ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ये स्लोप से नीचे की ओर मूव कर रही है, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा। और इस बॉल को देखिए, अगर इस पर्सन ने इस बॉल पर फोर्स अप्लाई किया है तो ये बॉल वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी, स्पीड होगी और एक्सेलरेशन होगा। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के इफेक्ट को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं तो हमारी डीलिंग काइनामेटिक्स में हो रही है। सो बेसिकली काइनामेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ मोशन एंड काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। और इन दोनों के बारे में हम जिस ब्रांच में पढ़ते हैं, कॉज और इफेक्ट के बारे में जिस ब्रांच में भी पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो बच्चों अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के इफेक्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हमारा मेनली डीलिंग काइनामेटिक्स में है। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ वेरिएबल्स का यूज करेंगे, जैसे कि वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, कुछ ना कुछ उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी कुछ ना कुछ हो सकती है, यानी कि स्पीड और वेलोसिटी, और वो कितनी तेजी से अपनी स्पीड में चेंजेस कर रहा है, वेलोसिटी में चेंजेस कर रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन। तो हमारी डीलिंग मेनली इन्हीं वेरिएबल से इस चैप्टर में होगी। ओके, अब हमारे मन में अगला सवाल ये आता है कि क्या कोई ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में हो सकता है, या फिर वो रेस्ट में भी हो सकता है, या फिर वो एक ही टाइम में रेस्ट और मोशन दोनों ही स्टेट को होल्ड कर सकता है। चलिए समझते हैं। तो बच्चों रेस्ट और मोशन रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है और इन्हें किस बिहाफ पर डिसाइड करते हैं, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए अर्थ सरफेस और अर्थ सरफेस पर रखी हुई एक टेबल है। टेबल पर एक बुक रखी हुई है और इस टेबल के ठीक साइड में एक पर्सन ए है। इस पर्सन ए के रिस्पेक्ट में इस बुक की पोजीशन में चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये बुक इस पर्सन के रिस्पेक्ट में रेस्ट कंडीशन में है। जबकि एक दूसरा पर्सन बी जो कि मून सरफेस पर है, तो मून के रिस्पेक्ट में पर्सन बी के रिस्पेक्ट में इस अर्थ को अगर हम देखते हैं तो ये स्पिन करेगी, और इस पर्सन बी के रिस्पेक्ट में इस बुक की पोजीशन में चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहे हैं। इसका मतलब ये बुक मोशन कर रही है विद रिस्पेक्ट टू पर्सन बी। इट मीन्स यहां से ये बुक एट द सेम टाइम विद रिस्पेक्ट टू पर्सन ए रेस्ट कंडीशन में है, जबकि विद रिस्पेक्ट टू पर्सन बी मोशन स्टेट में है। तो एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम में रेस्ट और मोशन दोनों स्टेट को होल्ड कर सकता है।
और इसे हम किस बात पर डिसाइड करते हैं? ऑब्जर्वर की पोजीशन पर। तो बिना ऑब्जर्वर की पोजीशन को डिसाइड किए हम स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हम मोशन को किस तरह से ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जेक्ट वन डायमेंशनल मोशन करेगा या टू डायमेंशनल मोशन करेगा या थ्री डायमेंशनल मोशन करेगा? ओके, समझते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमारा फोकस मेनली वन डायमेंशनल मोशन करते हुए किसी ऑब्जेक्ट या किसी पर्सन पर होगा। मान लेते हैं कि ये पर्सन एक स्ट्रेट पाथ पर और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और ये चलते हुए ए से सी पॉइंट तक जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन में जब ये ए से सी की ओर जा रहा है कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। मान लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंजेस होते भी हैं, तब ये किस तरह से मोशन करेगा? तो ये पर्सन ए पॉइंट से चलते हुए बी और फिर बी से सी तक पहुंचेगा और ये सी पॉइंट पर पहुंच करके रेस्ट कंडीशन में आएगा और ये 180 डिग्री टर्न लेगा और ये वापस से फिर से उसी पाथ पर रिटर्न आ जाएगा। और अगर ये पर्सन या ऑब्जेक्ट इस तरह से मोशन कर रहा है तो ऐसे मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। अब आप देख रहे हो कि ये पर्सन कुछ ना कुछ पाथ कवर कर रहा है, इसकी पोजीशन में चेंजेस हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली इस पर्सन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसे क्लियर करते हैं। ओके, तो बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, इनकी यूनिट क्या होती है और इनमें से किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन सेंस की नीड होगी, इसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लेते हैं कि एक पर्सन जिसे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो इस पर्सन को ए से बी तक जाने के लिए यहाँ पर दो पाथ दिए गए हैं। पहला पाथ कर्वीलिनियर है और दूसरा पाथ स्ट्रेट पाथ है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस वो पाथ लेंथ होती है जो उसके थ्रू कवर की गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो ए ई बी है इसे ही हम डिस्टेंस कहते हैं। ए ई बी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, इसे ही हम डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्टेंस की यूनिट मीटर या किलोमीटर होती है। कब शॉर्ट डिस्टेंस को मीटर में और लॉन्ग डिस्टेंस को किलोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये हो गया कि इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की नीड होती है। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट जिसने डिस्टेंस कवर की है 10 किलोमीटर, तो यहाँ पर 10 न्यूमेरिकल वैल्यू है और किलोमीटर यूनिट है और इन दोनों को कॉन्स्टिट्यूट करके मैग्नीट्यूड बना है। अब जरा देखिए यहाँ पर ये जो पाथ ए बी आप देख रहे हो, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इसे ही हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन यहाँ पर क्या है ए और फाइनल पोजीशन क्या है बी, इसे ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर या फिर किलोमीटर होती है। शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट को मीटर में और लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट को किलोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड होती है। इसलिए इस तरह की क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक पर्सन 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 10 न्यूमेरिकल वैल्यू है, किलोमीटर यूनिट है और नॉर्थ डायरेक्शन है। तो 10 किलोमीटर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और नॉर्थ डायरेक्शन को। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, इसे समझते हैं। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो ए से बी की ओर मूव कर रहा है और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ए टू बी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ए टू बी मूव कर रहा है और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो हम इस सिचुएशन में डिस्टेंस क्या कहेंगे? डिस्टेंस के लिए हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट के थ्रू कवर डिस्टेंस ए बी होगी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन।
तो यहाँ पर आप देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर क्या होगा, ए बी ही होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज नहीं हो रहा है, वो किसी स्ट्रेट पाथ पर और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस सिचुएशन में डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पाथ से मूव करते हुए बी पॉइंट पर पहुंच रहा है, तो इस सिचुएशन में आप देखोगे कि उसके थ्रू कवर डिस्टेंस ज्यादा होगी। यहां पर आप देखिए कि इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कवर डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू ए ई बी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज द एक्चुअल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। तो जैसा कि देखने से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर ए ई बी पाथ की लेंथ ज्यादा होगी और ए बी कम होगा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पर मोशन नहीं कर रहा है, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहे हैं, या हम यूं कहें कि वो किसी प्लेन में कर्वीलिनियर पाथ पर मूव कर रहा है, तो इस सिचुएशन में उसके थ्रू कवर डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होती है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से। अब जरा देखिए कि ये ऑब्जेक्ट ए से बी तक चलने के बाद फिर से ये बी पर पहुंच करके रेस्ट कंडीशन में आता है और ये उसी पाथ पर रिटर्न होकर के ए पर पहुंच जाता है। अब सिचुएशन ये है कि वो पहले ए से बी की ओर जा रहा है और फिर बी से ए की ओर जा रहा है। तो इस सिचुएशन में डिस्टेंस क्या होगी, इस सिचुएशन में डिस्टेंस हम लिखेंगे एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, तो जरा देखिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ने ए पॉइंट से चलना शुरू किया था, फिर वो बी पॉइंट पर पहुंचा और फिर अगेन वो ए पॉइंट पर पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम पॉइंट पर है। तो इस सिचुएशन में इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में मिनिमम डिफरेंस क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। और ये कब होगा, जब ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से चलना शुरू करता है और उसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस पर वापस आ जाता है, उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। तो इस सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम यहाँ पर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आप एक सर्कल देख रहे हैं, ये एक सर्कुलर पाथ है और ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन पॉइंट ए से चल करके बी पॉइंट पर पहुंच रहा है, तो उसके थ्रू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। यहाँ पर मैंने डिस्टेंस को x से और डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट किया है। तो डिस्टेंस क्या होगी, देखिए इस ऑब्जेक्ट के थ्रू या इस पर्सन के थ्रू कवर्ड पाथ ए टू बी, ये कर्वीलिनियर पाथ आप देख रहे हैं, दैट इज डिस्टेंस। तो इस सर्कल के लिए सरकमफेरेंस क्या होगी, 2 पाई r, और इसका फोर्थ पार्ट होगा डिस्टेंस, इसे लिख देते हैं डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, पाई r बाई 2 सेंटीमीटर और मीटर वॉटेवर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पर देखिए ये एंगल 90 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू r√2 पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, अब जरा यहाँ पर देखिए अगर वो पार्टिकल ए से चल करके बी पॉइंट पर पहुंच रहा है तो वो इस कर्वीलिनियर पाथ को कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस होल सरकमफेरेंस का हाफ हो जाएगी, यानी कि 2 पाई r डिवाइड बाई 2, इट मीन्स पाई r सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, r प्लस r, इट मीन्स 2r सेंटीमीटर। नाउ हियर अगर वो पार्टिकल ए पॉइंट से चलना शुरू करता है और अगेन वो बी पॉइंट पर पहुंच जाता है और ये ए और बी पॉइंट दोनों सेम पोजीशन पर है, यानी कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस सेम है। ऑब्जेक्ट ए से चलना शुरू किया था और फिर से
वो ए पर ही पहुंच जाता है। तो इस सिचुएशन में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस, यानी कि 2 पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमने एक बुक कंसीडर की है, एक टेबल पर बुक रखी हुई है और इस बुक की डायमेंशन है ए, बी एंड सी। तो मान लेते हैं कि एक आंट चींटी पी पॉइंट से चलना शुरू करती है। पहले वो क्यू पॉइंट पर पहुंचेगी, फिर क्यू पॉइंट से फिर वो आर पॉइंट पर पहुंचती है और फिर वो एस पॉइंट पर पहुंच जाती है। फाइनली वो एस पर पहुंच करके रेस्ट कंडीशन में आ जाती है। तो इस आंट के थ्रू, इस चींटी के थ्रू कवर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। तो डिस्टेंस क्या होगी, उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, उसके पाथ की टोटल लेंथ कितनी है। तो यहाँ पर देखिए टोटल पाथ लेंथ क्या हो जाएगी, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस। पी क्यू कितना है ए, क्यू आर कितना है बी और आर एस कितना है सी। तो ये हो गई आपके लिए डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो देखिए जरा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन है पी और फाइनल पोजीशन है एस। तो इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है यही होगा आपके लिए डिस्प्लेसमेंट। तो आप देख रहे हो कि ये शेप कैसा है, क्यूबॉइड है और पी एस क्या है, यहाँ पर एक डायगोनल है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लेंथ ऑफ डायगोनल पी एस। तो इसकी लेंथ को हम लोग कैसे जज करेंगे, इसकी लेंथ को जज करने के लिए सबसे पहले देखिए हम इस प्लेन में पी, ये देखिए सबसे पहले हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पता ही है कि ये एंगल कितना होता है, ये एंगल 90 डिग्री होता है। तो अगर हमें पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अब जब इसकी वैल्यू आ चुकी है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम आसानी से यहाँ से पी एस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पी एस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनसाइड अंडर रूट होल स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर इज सी होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो पी एस की वैल्यू टोटल क्या आ जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एक सर्कुलर ट्रैक है और इस सर्कुलर ट्रैक पर एक एथलीट मोशन कर रहा है। उसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, उसकी स्पीड में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो उसे 1 राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकेंड्स का टाइम लगता है। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि आफ्टर 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स उसके थ्रू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसका रेशियो क्या होगा। तो जरा देखिए यहाँ पर एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 40 सेकेंड्स। और अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, उसकी स्पीड के मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो उसे हाफ राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग टोटल टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं इन सेकेंड्स। तो देखिए यहाँ से 2 मिनट्स प्लस 20 सेकेंड्स, तो 2 इंटू 60 प्लस 20 सेकेंड्स, यहाँ से आ गया 120 प्लस 20 सेकेंड्स। तो 40 सेकेंड्स लगते हैं एक राउंड, 40 सेकेंड्स में एक राउंड कंप्लीट हो रहा है। अगर मैं टोटल टाइम को 40 सेकेंड से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास नंबर ऑफ राउंड्स आ जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग टोटल टाइम को डिवाइड कर देते हैं 40 सेकेंड से, तो हमारे पास राउंड्स आ जाएंगे यहाँ पर कि उसने कितने राउंड्स कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ से देखिए 120 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू 3 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से देखिए 3 एंड 1/2 हमारे पास राउंड आ चुके हैं। अब जरा देखिए यहाँ पर 3, जब वो 3 राउंड कंप्लीट करेगा तो उसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 1 2 3, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हो गया कि इस सिचुएशन में डिस्टेंस, अगर मैं मान लेता हूँ कि इस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस r है, तो इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2πr, और आफ्टर 3 राउंड्स इसके लिए डिस्टेंस क्या होगी 2πr, और 1/2 आधे राउंड में इसके के थ्रू कवर डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से देखिए A पॉइंट से चल करके वो इस पॉइंट पर पहुँच जाएगा यहाँ पर, तो उसके लिए हाफ क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ इस सर्कल की सर्कमफेरेंस की लेंथ की हम लोग क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 6πr प्लस πr इज इक्वल टू 7πr। इसी तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करते हैं। तो क्या आ जाएगा देखिए, आफ्टर कंप्लीटिंग 3 राउंड, 1 डिस्प्लेसमेंट 0, अगेन सेकेंड राउंड डिस्प्लेसमेंट 0, अगेन थर्ड राउंड डिस्प्लेसमेंट 0। अब लास्ट 20 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्प्लेस किया, उसने सर्कुलर पाथ पर कितना डिस्टेंस कवर की, ये देखिए इस सर्कमफेरेंस के हाफ के बराबर। तो उसके लिए इनिशियल पॉइंट ए हो गया और फाइनल पॉइंट क्या हो गया बी। इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसके डायमीटर के बराबर। तो यहाँ पर आ जाएगा 2r। तो अगर मैं डिस्टेंस को x मान लेता हूँ और डिस्प्लेसमेंट को s कंसीडर कर लेता हूँ, तो x/s में रिलेशन क्या आ गया 7πr डिवाइडेड बाई 2r। तो यहाँ से r कैंसिल हो गया, क्या आ गया रिलेशन 7π/2। सो दिस इज द फाइनल रेशियो। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। ओके, अब तक के लिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में होगा।